हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर 1 को 2 को 3 को बिल्कुल कंप्लीट किया था, ठीक है। और इसके बाद अपन ने चैप्टर 4 को पढ़ना चालू किया था। तो चैप्टर 4 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने पूरा सॉल्व किया था। आज हमें उसी के आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने कुछ हमें समीकरण दिए रहते थे, उन समीकरणों से हमें जांच करके बतानी थी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो समीकरण को हम सरल करते थे तो हमें लास्ट में मिल जाता था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? अगर किसी समीकरण की जो अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर अधिकतम घात 3 होगी तो त्रिघाती होगा। तो हमें क्या बताना है? केवल द्विघाती। तो अगर उसकी अधिकतम घात 2 होती है तो वो क्या होता है? द्विघाती समीकरण। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में कुछ स्थितियां दी गई हैं, कुछ कंडीशन दी गई हैं, इनको पढ़ करके हमें इसमें फिर द्विघात समीकरण बनाना है। हमें बनाना क्या है? द्विघात समीकरण। तो उसमें हमें एक समीकरण दिया रहता था, जांच करके बस बतानी होती थी। लेकिन इसमें हमें क्या है? इस कंडीशन को पढ़ करके इसकी हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो क्या भाई साहब आपको पता है लंबाई और चौड़ाई क्या है? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? उसको मान लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई को अगर हम x मान लें, तो हमने चौड़ाई को क्या किया? x मान लिया। आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। इसके बाद लंबाई चौड़ाई से दुगनी। अब देखो, लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई क्या होती है? छोटी होती है। हमने जैसे आपको बताया ना, जैसे इस तरीके से एक आयत बना दें अपन, तो ये जो बड़ी भुजा होती है ये लंबाई होती है, और ये जो छोटी भुजा होती है ये चौड़ाई होती है। इसके सामने वाली ये बराबर होती है और इसके सामने वाली ये बराबर होती है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका जो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये अंदर वाला एरिया अगर हमें निकालना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? क्षेत्रफल ही दिया गया है। इसी की सहायता से हम लंबाई चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो हमने चौड़ाई को x मान लिया, तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? आयताकार भूखंड की लंबाई। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। अब दो गुना कहें, देखो भैया चौड़ाई क्या है? x है, तो इसका आपको 2 गुना करना है तो 2 गुना हो जाएगा। और 1 अधिक यानी 1 और जोड़ देना है। तो ये 2 का x के साथ होगा 2x और प्लस में 1, तो ये क्या निकल के आ जाएगी? इसकी लंबाई। तो 2x प्लस 1, ठीक है, मीटर लगा लो। ये क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में जो प्रश्न में हमें दिया गया है, तो प्रश्न अनुसार इधर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयताकार भूखंड, अगर आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 528। अब लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई की जगह पे आप लंबाई रख लीजिए और चौड़ाई की जगह पे आप चौड़ाई रख लीजिए। तो चौड़ाई लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 और गुणा में चौड़ाई कितनी है? x। तो बराबर क्या हो जाएगा? 528। क्लियर है। अब इसका हम इधर गुणा करवाएंगे, तो ये x का गुणा 2x के साथ होगा, तो x 2 का तो 2 आ जाएगा, x का x के साथ होगा तो x स्क्वायर। इस x का गुणा 1 के साथ होगा तो x एकम,
x बराबर 528। क्लियर है? 528 को आप उठा करके साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो हम इधर लिख सकते हैं कि अतः आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। और केवल हमें इसमें क्या बनाना था, एक द्विघात समीकरण बनाना था। तो हमने ये द्विघात समीकरण बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आपको इस तरीके से लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालें तो आप इस द्विघात समीकरण को थोड़ा इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लंबाई चौड़ाई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में केवल कहा गया है कि आप एक द्विघात समीकरण बनाइए, तो हमने क्या किया, इसका एक द्विघात समीकरण बना के दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखो पूर्णांक तो है नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक तो आप जानते होंगे, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं ही पूर्णांक कहलाती हैं। इस तरीके से सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं ही क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो हमसे किस चीज की बात की गई है, धनात्मक, यानी इस साइड वाले प्लस वाले पूर्णांक हमें लेना है, संख्याएं प्लस वाली लेनी है हमें। और दो कैसी लेनी है, क्रमागत, लगातार। तो हम लिख लेंगे इधर, माना पहला धन पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हम मान ले रहे x है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत की बात की गई है, तो जैसे कि अगर आप एक पूर्णांक को 1 लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 2 होगा, तीसरा पूर्णांक 3 होगा। मतलब इस एक में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो मतलब अगर अपन x में 1 जोड़ देंगे तो उसका अगला नंबर आ जाएगा, है ना, अगला पूर्णांक निकल आएगा। तो हमसे कहा था कि दो पूर्णांक लेना है अपन ने, तो पहला पूर्णांक x ले लिया और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 ले लिया। अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि इनका गुणनफल, अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 306 आएगा। तो प्रश्न अनुसार कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इधर आप लिख सकते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो दो हमारे जो पूर्णांक है वो क्या है, x और x प्लस 1 है। तो हम x लिख लेंगे और x प्लस 1 लिख लेंगे, दोनों का गुणा। तो अब यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो गुणा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। आप इसका गुणा करवाइए, तो x का x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x। अरे मेरे भैया 2x नहीं, अगर x और x का गुणा करोगे तो x² आएगा। अगर प्लस करते कि x प्लस x तो आता कितना, 2x। ठीक है, अगर गुणा कर रहे हैं तो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x²। x का 1 के साथ करोगे तो x से कम x, और बराबर में 306 को और उठा ले आओ, तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एक द्विघात समीकरण। हम इधर लिख सकते हैं कि अतः
अभीष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो आप इसको अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, तीसरा। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पहले तो हमें इनकी वर्तमान आयु का पता करना है, दोनों की, उसकी पुत्र की और उसकी मां की जो आयु है वो वर्तमान में क्या है। फिर 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष बाद में क्या होगा। तो फिर हम क्या देखेंगे, 3 वर्ष बाद का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, तो हम इसको मान लेंगे, हमने मान लिया x वर्ष का है। ठीक है, ये जो रोहन है वो x वर्ष का है। तो उसकी मां की आयु, तो मां की वर्तमान आयु क्या होगी, मां की वर्तमान आयु, तो मां की वर्तमान आयु, माता जी इसकी 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर ये x वर्ष का है तो माता जी कितनी है, 26 ज्यादा है। तो x में हम क्या करेंगे, 26 वर्ष को प्लस कर देंगे। जैसे अगर आप 10 साल के हैं और आपकी माता जी आपसे 26 साल बड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 में अपन 26 को प्लस कर देंगे, तब तो पता चलेगा कि माता जी 36 वर्ष की। समझ रहे, इस तरीके से। तो अब हमसे बात कही है, क्वेश्चन कह रहा है, तो प्रश्नानुसार जैसा आप प्रश्न कहे आप वैसा करें। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, आज अगर रोहन x वर्ष का है तो 3 साल बाद इसमें 3 और प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। समझे। फिर माँ की जो है, माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो माता जी रोहन से 26 साल तो पहले से बड़ी थी, 26 साल बड़ी थी पहले से माता जी, 3 साल और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करें, इनका गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात की जो आयु है उसका अगर आप गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको कितनी आयु मिल जाएगी, 360 मिल जाएगी। तो इनका गुणनफल यानी x प्लस 3 और गुणा कर देंगे x प्लस 29 का, तो आपको इनकी आयु कितनी मिलेगी, 360 मिल जाएगी। ठीक, अब आप इनका गुणा करवाइए, तो x का अपन x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर x का गुणा 29 के साथ करोगे तो 29x होगा, फिर 3 का गुणा x के साथ होगा तो 3x हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 29 के साथ करवाओ तो 9 तिये 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 87 हो जाएगा, बराबर में 360। ठीक है, अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये 29x और ये 3x ये दोनों प्लस के दिख रहे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 29 30 तो 32x हो जाएगा। आप 87 को या तो उस साइड ले जाएं या 360 को इस साइड ले आएं, तो प्लस का 87 है ही, तो 360 को ले आएंगे तो माइनस 360 बराबर का क्या हो जाएगा, 0। अब आपको 360 में से क्या करना है, 360 में से 87 घटा देना, तो घटाइए आप अपने रफ में, तो 273 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का, अब ये माइनस का है ना बड़ा, तो ये माइनस का 273 बराबर का 0। तो इस तरीके से आपको एक क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। हम इधर लिख देंगे कि अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 है। और यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इसके बाद इसका लास्ट जो है चौथा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर, ठीक है, कम होती है तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो क्या आपको रेलगाड़ी की चाल पता है? नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल को अगर हम x मान लें, चाल मतलब किस चाल से वो चल रहा है, तो उसकी अगर हमने चाल को x मान लिया और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि उसका जो टोटल उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 480 किलोमीटर, तो इधर हम लिख देंगे कि कुल दूरी यानी कुल दूरी उसको तय करनी है 480 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, टोटल दूरी है। अब भैया अब देखो हमें क्या निकालना है, चाल है दूरी है, तो क्या निकालोगे, समय, कि अगर इस चाल से वो चल रहा है इतनी दूरी तय करने के लिए वो कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी अपने पास कितनी है, 480 है। चाल कितनी चल रहा है, वो x चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल उसकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये जो निकल के आएगी, ये क्या निकल के आ जाएगी, उसका समय निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। यानी अभी अपन ने इसकी चाल को क्या माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा माना था। अगर आप इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो इसकी चाल क्या होगी, तो अगर आप इसकी चाल को 8 किलोमीटर यानी x से चल रहा है तो इसमें अपन को 8 कम कर देना, तो ये x माइनस 8 हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात। अगर अभी उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, यानी सीधा सा है कि इसमें से कम कर दो यानी घटा दो, तो x माइनस 8 हो जाएगी। तब हमारा जो है, अगर हम चाल को, तो आप अगर इधर चाहें तो लिख सकते हैं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो, यदि इसकी चाल, इसकी किसकी, रेलगाड़ी की, तो यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो क्या होगा, तो जो लिया गया समय होगा, तो लिया गया समय, तो समय अभी हमने आपको बताया कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, दूरी तो अपनी वही रहेगी 480 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 किलोमीटर है, जो चाल है उसको अपन ने 8 कम कर दिया, यानी x में से आप 8 कम कर दो, तो ये जो आपको निकल के मिल जाएगा। तो ये कौन सा समय मिलेगा आपको, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। आ रही बात समझ में। तो 8 किलोमीटर अगर जब कम होती है तो अपन चाल में इसको कम कर देंगे। अब इसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे आगे और क्या कह रहा है, और सुनो, उसकी आधी तो अपन ने सुन ली, आगे पढ़ोगे तो कह रहा है कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। अब देखो, एक तो अपने पास समय क्या है 480 बटे x, और दूसरा अपने पास है 480 बटे x माइनस 8। अब भाई साहब, अगर आप इधर इसकी चाल को अगर कम करते हैं तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा, इसको समय ज्यादा लगेगा। अगर आप चाल देखो, अगर स्पीड में जा रहे तो आप कहीं जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, अगर आप गाड़ी धीरे चलाओगे तो आपको उतना ही समय ज्यादा लगेगा। तो इसने क्या कर दिया, धीरे कर दी गाड़ी, तो भाई साहब ये देर में पहुंचेंगे, तो ये 3 घंटे ज्यादा है, ये 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा है। लेकिन हमें इसको अगर बराबर करना है तो अपन 3 घंटे को इधर प्लस कर देंगे। आई बस समझो, हो गया ये।
अब आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, या आप इसको इधर ही छोड़ दो, इसको ले जाओ, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो 480 बटे एक्स, और एक्स एक्स वाले एक साइड रख लो, ये माइनस का हो जाएगा 480 बटे एक्स माइनस 8, और ये बराबर ये साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप चाहें तो इसको ला सकते हैं या इसको इस साइड ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपन इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? तो x और x माइनस 8 आएगा एलसीएम, तो x से x खत्म हो जाएगा, तो ये जो 480 है इसका गुणा हो जाएगा x माइनस 8 के साथ, और इधर माइनस ये पूरा x माइनस 8 और x माइनस 8 खत्म हो जाएगा, तो x का गुणा हो जाएगा 480 में, तो 480 x हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इसका अंदर गुणा करवा दीजिए, तो अपन इधर देखे ले रहे हैं, अगर 480 का गुणा x के साथ होगा तो 480 x हो जाएगा, फिर माइनस है 480 का गुणा 8 के साथ होगा, तो आप करके देख लो, 3840 आता है शायद, करके भी देख सकते हैं आप, 3840 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आप इसका गुणा करके देख लीजिए, 3840 ही आएगा। फिर ये तो अपन ने कर लिया, माइनस 480 एक्स, माइनस 480 एक्स, और बटे में क्या है? तो बटे में अगर आप इसका गुणा करेंगे, इधर आप बराबर में माइनस का 3 जरूर लिख लेना, ठीक है। एक्स का गुणा एक्स के साथ होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 8 के साथ होगा एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का 8 के साथ 8x, और बराबर में क्या लिखा है? माइनस का। अब इसके बटे में कुछ नहीं होगा, तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे अपन, ठीक है। और 480 ये प्लस का दिख रहा है, और ये 480 x माइनस का दिख रहा है, तो इसको अपन इधर ही खत्म कर दो, काय को फालतू में नीचे ले जाओ, ठीक है। इसको खत्म कर देंगे, एक का गुणा इधर होगा तो ये माइनस का 3840 ही रहेगा, और इधर माइनस का 3 है ही, और इसको और ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब आप थोड़ी सा और इसको गुणा करें, तो माइनस का 3840 3 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 दिया 24x, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ी सा लाइन से लिखना है, इसको आगे लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x बराबर माइनस 3840। अब आप इसको इस साइड उठा के लाइए, ठीक है। तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x, और इसको इस साइड लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 3840, बराबर में क्या बचेगा? 0। अब ये आगे हमें माइनस लगा दिख रहा है, तो आप इस माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाएंगे तो माइनस से सभी पदों में गुणा कर दो, माइनस से सभी पदों में गुणा करने पर, गुणा कर देंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 24x, और ये भी माइनस हो जाएगा हमारा 3840, बराबर 0। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर अपन लिख लेंगे, अतः अभीष्ट और अगर आप इधर चाहें तो इसको अभी क्या कर सकते हैं, इधर से आप कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ी सा और इसको सरल कर लो। इधर से देखो, इधर 3 है, इधर 24 है, इधर क्या है? 3840 है। तो इसको अगर आप देखो तो 8 3 11 और 4 15, 15 3 से कट जाता है। पता है ना विभाज्यता का नियम कि 8 4 12 3 15, अगर इनके अंकों का योग 15 होता है तो 3 से कट जाएगा। तो 3 इधर भी है और 3 के पहाड़े में 24 भी आता है, तो 3 से हम क्या करेंगे? तो इधर आप एक काम करिए, दो दो लाइनें नहीं करनी पड़ेंगी, इधर आप -3 से सभी पदों में भाग करने पर, अगर आप सभी पदों में कर देंगे तो माइनस से माइनस खत्म और 3 से 3 खत्म, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। क्लियर? और ये माइनस, ये प्लस का है माइनस का है, तो अगर आप प्लस के 24 में माइनस के 3 से भाग करेंगे, माइनस तो रहेगा, 3 8 24, यानी ये माइनस का हो जाएगा 8x।
ये माइनस हो जाएगा 8x। फिर ऐसे ही इसमें करेंगे तो ये प्लस का 38 है। भाग में अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, गुणा में अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आएगा। तो इधर आप देंगे तो 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 0 1280 आ जाएगा। काय का आएगा तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 1280 बराबर 0। तो इस तरीके से आपको ये क्या मिल जाएगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो आप इधर नीचे लिख दो, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 1280 बराबर 0 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 2 के चारों क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। हमने ये जो 4.1 प्रश्नावली थी इसको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 4 प्रश्न थे हमने चारों को कंप्लीट किया है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, अगर सवाल समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और प्रश्नावली 4.2 के साथ। और आप हमसे ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पता है पेप्टेक सिटी कान्हा प्लाजा के सामने देरी रोड छतरपुर। तो आप हमारे गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में जुड़ सकते हैं अगर आप, और या आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं, या हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 9131080558 9131080558। तो आप इस पे कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।